Hello students, I am Dr. XK Singh and in today's class we are going to discuss about biomolecules. ये बहुत ही important पार्ट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोमोलिक्यूल्स। और आज की क्लास में हम लोग इसकी डिफिनेशन, इसकी इम्पोर्टेंस, कैसे ये काम करता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, किस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। So biomolecules, which is also called biological molecules, and there are different kinds of biomolecules और उनका एक अलग शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और इसी कारण वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स और इन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने ये पिछली क्लासेस में देखा हुआ है कि स्मॉल छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के लार्ज बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। और ये लोग कैसे जुड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे और देन मेक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। So these biomolecules have wide ranges of size and structures, and that is why they perform different kinds of function in our body. हर सेल में जो है different kinds of micromolecules पाए जाते हैं. They are very small and they can vary within the species, not only in the cell but all within the species. तो बहुत ज़्यादा वर्सेटैलिटी है ये इन माइक्रोमोलिक्यूल्स में। और ये होते हैं कैसे, ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोमर। तो मोनोमर्स जो है वो आपस में जुड़ते हैं और वो मेक बनाते हैं पॉलीमर्स। और यही पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। तो कैसे वो सिंथेसाइज होते हैं, कैसे वो उनका ब्रेक डाउन होता है, इस वाले रिएक्शन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी कोई पॉलीमर को बनना है या माइक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण होना है तो वो कैसे होता है? वो इस वाले रिएक्शंस के थ्रू होता है। सो ए कंडेंसेशन रिएक्शन और मोर स्पेसिफिकली अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब भी दो मोनोमर्स आपस में पास पास आते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ग्लूकोज है एक मोनोमर और ये एक ग्लूकोज है, बोथ आर द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब इनको कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी चेन बनानी है तो क्या होगा, आपस में ये कैसे जुड़ेंगे? तो ग्लूकोज में यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक H2O रिलीज हो रहा है विद द हेल्प फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनता है यहाँ पे और एक H2O रिलीज हो रहा है। तो H2O रिलीज हो रहा है विद और दे फॉर्म बॉन्ड्स एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और एंजाइम्स जो है, कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं स्पीड ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। और इनको अगर हमको ब्रेक डाउन करना है तो वी नीड हाइड्रोलिसिस। सम ऑफ द एंजाइम्स व्हिच कैन प्रोवाइड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि स्पीड अप दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आल्सो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है जिसमें कि H2O निकल रहा है। और यहाँ पे भी आप ये देख पा रहे हो H2O निकल रहा है और साथ में यहाँ पे जब बनने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O वापस आके जुड़ता है विद इन द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और ये वापस से टूट जाते हैं। जब भी तोड़ना होता है तो इनको H2O चाहिए और इन प्रोसेस को तेज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए वी नीड एंजाइम्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ reactions, dehydration and hydrolysis. Now let's move on to the next slide. Okay. So यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉलीमर पहले से बना हुआ है। कोई भी पॉलीमर हो सकता है, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, लिपिड का। लेकिन फिर इनको आपस में रिएक्ट करना है विद द और चेन बढ़ाना है तो क्या होगा कि यहाँ पे एक मोनोमर आएगा और ये मोनोमर जो है यहाँ पे H2O निकलेगा और ये क्या होगा 1 2 3 4 चेन का नंबर इंक्रीज हो गया तो इट मेक लॉन्गर पॉलीमर। लेकिन किसी रिएक्शंस में इनको ब्रेक डाउन होता है लाइक डाइजेशन में तो क्या होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एड्स द वाटर मॉलिक्यूल और ये ब्रेकिंग है बॉन्ड, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये सिंथेसिस और ब्रेक डाउन ये कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता रहता है और इसी को हम लोग कंबाइन टर्म देते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो दिस इज एनाबॉलिज्म एंड दिस इज कैटाबॉलिज्म।
और इनको कंबाइनली वी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब ये जो पॉलीमर्स हैं, इनको अगर हम लोग कैटेगराइज करें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को, तो वी फाउंड दैट वी कैन डिवाइड इनटू फोर लार्जर कैटेगरी: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ पे इस टेबल में आप देख पा रहे हो बायोमोलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो इसके हैं, है ना। प्रोटीन का एमाइनो एसिड है, इसका ग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ग्लूकोज है, और न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रिएक्शंस, और एक लार्ज बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के फंक्शन में, कैसे ये काम करते हैं, इनका डिफरेंट रोल है, डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट शेप है, वो आने वाली क्लासेस में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल। दिस इज स्टीरिक एसिड, एक लिपिड का बायोमोलिक्यूल है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन, अमाइनो एसिड्स जुड़ के बनते हैं प्रोटीन। फैटी एसिड्स, डिफरेंट फैटी एसिड मिलकर बनाएंगे आपका फास्फोलिपिड काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट जो है वो पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करेंगे, जो कि आपके स्ट्रक्चरल सिग्नल में और बहुत सारे इम्यून सिस्टम में भी हेल्पफुल होते हैं। इम्यून, तो बहुत सारे इनके रोल्स हैं, वो हम लोग आने वाली अभी स्लाइड्स में देखेंगे। और ये है न्यूक्लियोबेसेस, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारा मिलके बनाते हैं डीएनए और आरएनए। तो हम देख पा रहे हैं दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पॉलीमर। ये ड्यूरिंग द डाइजेशन ये इस टाइप के फॉर्म बनेंगे, और इनके बाद जो है ये आपस में जुड़ के ये प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स एंड डीएनए यानी आरएनए का निर्माण होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग डेली अपने लाइफ में खाना खाते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिले, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन सही से चल सके, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक स्मूथ वे में रन हो सके। अगर इस खाने को हम लोग डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड फूड इनटू थ्री मेन इंपॉर्टेंट पार्ट: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। और खाने के रूप में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रकार जो भी खाना खाते हैं डिफरेंट, उसमें ये सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का एक अलग रोल है, वो आता है हमारे शरीर में, तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए ये काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी किसी डिफरेंट पाथवे के थ्रू आएगा, वो भी डिफरेंट पाथवेज में काम करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस। और इसी तरह फैट्स का बीटा ऑक्सीडेशन, लाइपोजेनेसिस, डिफरेंट डिफरेट फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट रोल है। इस स्लाइड में आप ये देख पा रहे हो कि आफ्टर द डाइजेशन फूड्स ब्रेक डाउन इनटू इन देयर कंपोनेंट्स मोनोमर्स, और उन्हीं मोनोमर्स का कोई रोल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सारे मोनोमर्स जो है इंपॉर्टेंटली लिंक्ड है एसिटल को एंजाइम में, और ये एसिटल को एंजाइम में undergoes into the Krebs cycle and produce energy rich compound ATP। ओके, तो ये सारा कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। अब हम वन बाय वन इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या रोल है हमारी बॉडी के बायोकेमिकल फंक्शंस में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन को अगर हम देखते हैं तो दे आर 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जिससे मिलकर ये प्रोटीन का निर्माण होता है। और यही जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड दे हैव मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स दे कैन परफॉर्म प्रोटीन। मैसेज देना है तो भी प्रोटीन की जरूरत है। न्यूक्लिक एसिड इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलके ये बने हुए होते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज का। लिपिड, they are made up of a phosphate and other charged head with long hydrophobic. The energy storage, insulation, cushioning membranes. So there are different role of the lipids and carbohydrates. They are both long and short chains of sugar molecules, and they basically provide energy source. और इसी तरह छोटे छोटे विटामिन, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड जनरली दे सेंडिंग द सिग्नल्स।
to do the biochemical function properly. तो यहाँ पे आप ये स्लाइड में देख पा रहे हो कि सारे ही मॉलिक्यूल्स आपके बने हुए हैं एलिमेंट से, है ना? और ये एलिमेंट से मिलके आपस में कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये बायोमॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now let's start with the carbohydrate. This is the first biomolecules we are going to discuss. So, carbohydrate हम लोगों ने देखा, they are made up of glucose. तो ग्लूकोज से वो मिलके बने हुए होते हैं एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं विदाउट एनर्जी नन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस कैन परफॉर्म। कोई भी लाइफ प्रोसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे पिछली वाली क्लासेस में, वी कांट परफॉर्म विदाउट द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज करती है ग्लूकोज, बट इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रक्शन। तो प्रोटीन अगर टूटेगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल हमारे एंजाइम्स और हमारे स्ट्रक्चरल बॉडी को डैमेज होगा। तो दिस इज नॉट गुड। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कीटोन फॉर्म होगा और उसके कारण बॉडी को नुकसान हो सकता है। सो वी कैन सिंथेसाइज ग्लूकोज, बट इफ वी नीड एनर्जी we are dependent on the carbohydrates. As with all nutrients, though carbohydrates are to be consumed in moderation, as having too much or too little in diet, they may lead to health problem. तो सभी न्यूट्रिएंट्स की तरह कार्बोहाइड्रेट्स को भी हमें मॉडरेशन में कंज्यूम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम इसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर बॉडी। सो बेसिकली अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन को कैटेगराइज करें, वी कैन सी carbohydrates can perform six major functions in our body: providing energy and regulation of blood glucose, sparing the use of proteins for energy, breakdown of fatty acids, and preventing ketosis, biological recognition processes, flavors and sweeteners, and dietary fibers. So these are the six major functions of the carbohydrates in our body, and we will discuss step by step. एक 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 फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन रोल जो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन है। ऑल सेल्स जो काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, एंड रिमूव द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड विद अ ट्रांसपोर्ट। तो वो क्या करते हैं, जो सेल है हमारी वो क्या करती है, ब्लड से ग्लूकोज को रिमूव कर लेती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। और ये ग्लूकोज क्या है, यूटिलाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। उस ग्लूकोज को वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं। So some cells like red blood cells are only able to produce cellular energy from glucose. The brain is also highly sensitive to low blood glucose levels because it uses only glucose to produce energy and function. Okay, about 70% of the glucose entering in the body from digestion is redistributed by the liver back to the blood for use by other tissues. जितना भी हम लोग खाना खाते हैं उसका 70% पार्ट जो है लीवर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ब्लड में अगेन, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को फंक्शन करने के लिए वो चाहिए। ये ब्लड सेल क्या करती है, सेल इस ग्लूकोज को लेती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेल ग्लूकोज को ले रही है। और अंदर क्या परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस। और इसके इस इन सारे रिएक्शंस के जरिए क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, इन डिफरेंट पाथवेज को डिटेल में समझेंगे। तो आप ये समझिए कि ग्लूकोज जो है दैट इज द पार्ट ऑफ मोनोमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं कि ये ग्लूकोज सेल में जाता है और यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कैसे होता है एनर्जी का प्रोडक्शन, हमने ग्लूको, ये हमारी सेल है ना,
यहाँ पे आप देख पा रहे हो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है सेल में। तो फर्स्ट स्टेज इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जैसे ही ग्लूकोज आता है सेल के अंदर, ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है विच अकर्स अ सीरीज ऑफ 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस, जिससे कि ये ग्लूकोज टूट जाता है पाइरूवेट में। एंड द सेकेंड स्टेज ग्लूकोज ब्रेकडाउन अकर इन द एनर्जी फैक्ट्री ऑर्गेनेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पाइरूवेट अंदर जा रहा है, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहीं के अंदर एक कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर रिमूव्ड एंड yielding मोर एनर्जी। और ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। The energy from these carbon atom is carried to another area in the mitochondria and making cellular energy available in the form of cells that we can use, and that is the form of ATP। तो किसी भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लूकोज एंटरिंग इन द सेल, एंटरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे एक एनर्जी रिच कंपाउंड का जनरेशन हो रहा है एटीपी का। और रिलीज क्या हो रहा है, CO2 और H2O। और ये रिएक्शन लगातार होती रहती है बॉडी में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अगर हमारे बॉडी के पास ऑलरेडी काफी ग्लूकोज अवेलेबल है तो क्या होता है? तो ग्लूकोज अवेलेबल है हमारी बॉडी के अंदर काफी, तो ग्लूकोज कुड बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अनदर फॉर्म ऑफ स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का अनदर फॉर्म है। और ये कहाँ पे स्टोर बेसिकली ज्यादातर होता है, मसल्स में, लीवर में। सो अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन द बॉडी एट एनी टाइम इज इक्वल टू द 4000 किलो कैलोरी। बहुत ही एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है ग्लाइकोजन। 3000 इन मसल टिश्यू एंड 1000 इन लीवर। ठीक है, तो बॉडी में ये एक स्टोरेज 4000 किलो कैलोरी का हमेशा मौजूद होता है। 3000 कैलोरी जो है मसल्स में और 1000 इन लीवर। द लीवर लाइक मसल्स कैन स्टोर ग्लूकोज एनर्जी एज ए ग्लाइकोजन, बट इन कॉन्ट्रास्ट to the muscle cell, it will sacrifice its store glucose energy to other tissues in the body when blood glucose is less। लेकिन लीवर का एक अलग फंक्शन होता है। जब ये स्टोर तो करता ही है, लेकिन ये फ्यूचर में जब कभी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, लीवर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा, तो क्या होगा, लीवर रिलीज भी करता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को रिलीज करता है जिससे कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित हो सके। A molecule of glycogen may contain in excess of 50,000 single glucose units। यहाँ पे आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन देख पा रहे हो। एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 50,000 सिंगल ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट, कितना ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड है ये। एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में 50,000 सिंगल ग्लूकोज यूनिट्स हैं एंड दे आर हाईली ब्रांच्ड। ठीक है, they are highly branched and allowing for the rapid dissemination of glucose when it's needed to make solar energy। और ये रैपिडली टूट जाता है जब इसको जरूरत होती है ग्लूकोज की। द लीवर prolonged muscles use such as exercise for longer than few hours can deplete the glycogen energy reserve and characterized by fatigue or decrease in exercise performance। जब एथलीट या कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लंबे समय तक आप एक्सरसाइज करते रहिए, तो क्या होगा कि ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्व डिप्लीट होगा। और इसी रिजर्व डिप्लीट होने से एक फटीग, एक थकावट और एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस भी आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस स्लाइड कि जो एक्सेस ग्लूकोज है दैट कुड बी कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन in the form of glycogen and store in the muscle tissue and liver। मसल टिश्यू में काफी मात्रा में स्टोर होता है, 3000 किलो कैलोरीज स्टोर होता है और 1000 किलो कैलोरीज लीवर में। लीवर क्या करता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो वो ग्लाइकोजन से अपना ग्लूकोज सेक्रीफाइस करता है और स्टोर ग्लूकोज को देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड है। हम लोगों ने ये भी देखा ग्लाइकोजन जो कंटेन 50,000 सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ यूनिट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा ये हमने हमने देखा था मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्ब ग्लूकोज इज यूज्ड टू द मेक एनर्जी, बट सम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। एक कंस्ट्रक्शन का भी ये लोग काम कर रहे हैं, एनर्जी का काम कर रहे हैं ग्लूकोज, लेकिन साथ में कंस्ट्रक्शन के काम में भी ये इनका इन्वॉल्वमेंट है। और हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज कुड बी कन्वर्टेड इनटू द राइबोज, डीऑक्सीराइबोज।
which is essential part of the building blocks in important macromolecules. अदर एक और माइक्रोमोलिक्यूल जो कि न्यूक्लिक एसिड है, उसका इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं in the form of ribose and deoxyribose. So glucose is additionally utilized to make molecule NADPH, another energy rich compound. ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड है और इट प्रोड्यूस्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड यूज्ड इन मेनी अदर केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। ठीक है, ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, जनरली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के केस में काफी प्रोड्यूस होता है और अदर केमिकल रिएक्शंस बॉडी में जो होती हैं उसमें यूज होता है। And if all of the energy, glycogen storing capacity and building needs of body are met, excess glucose can be used to make fat. ग्लूकोज जो है फैट में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप ज़्यादा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएंगे, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, इट कुड आल्सो कन्वर्टेड इन द फैट, एंड दिस इज वाई डाइट टू हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलोरीज कैन ऐड ऑन द फैट पॉइंट्स। तो बहुत लोग हैं जो वेट कम करने के लिए फैट वाले खाना कम खाते हैं, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाएंगे तो दैट कुड आल्सो कन्वर्टेड इनटू फैट। यहाँ पे ये चीजें आप देख पा रहे हो। दिस इज द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, ये है शुगर जो मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोज जो है शुगर के फॉर्म में आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी ये शुगर एडीपी, एनर्जी एडीपी एटीपी, एनर्जी रिच कंपाउंड, वहां पे भी शुगर जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रही है, तो बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में यूज होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ए बायोकेमिकल पाथवे, इट विल कन्वर्टेड टू द न्यूट्रल फैट्स, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, दीज आर द वेरियस बिल्डिंग फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पेयरिंग प्रोटीन, इस प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिग्नल्स में, स्ट्रक्चर में, और एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है। अभी हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करेंगे उसको भी। सो हमें इस प्रोटीन को बचाना होता है, हमारी बॉडी को इस प्रोटीन को बचाना है, तो कैसे बचाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज से एनर्जी हम लोग लेंगे तो ये प्रोटीन स्पेयर हो जाएगी, इसको बॉडी यूज नहीं करेगा। तो इट आल्सो स्पेयरिंग द प्रोटीन इन ए सिचुएशन वेयर देयर इज नॉट एनफ ग्लूकोज टू मीट बॉडीज नीड्स, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एमाइनो एसिड्स। ठीक है, एमाइनो एसिड्स कहाँ? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जब ग्लूकोज नहीं होगा तो बॉडी प्रोटीन से ग्लूकोज जो है, क्योंकि हमने अभी देखा था ग्लूकोज जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी काम आता है, तो ग्लूकोज जो है सिंथेसाइज फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स because there is no storage new molecules of amino acid. This process requires the destruction of protein primarily from the muscle tissue. So the presence of adequate glucose basically spares the breakdown of proteins from being used to make glucose needed by the body. तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि कंज्यूम्ड, अगर हम लोग प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और साथ में शुगर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बैलेंस्ड बनाता है। अदरवाइज क्या होगा, ये प्रोटीन से ग्लूकोज एनर्जी लेना शुरू कर देगा और हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी। So it also intake of sugar will also help to spare the protein. Additionally, कार्बोहाइड्रेट में फैट स्पेयरिंग इफेक्ट भी होता है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज होता है तो इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन, जो कि ये बताता है कि सेल को ग्लूकोज को यूज करनी है इंस्टेड ऑफ लिपिड्स। हम लोग प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, दैट जो कि सेल जो है तुरंत यूज कर सकता है एनर्जी के लिए। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है कि बॉडी कुड आल्सो यूटिलाइज द फैट एज ए प्राइमरी फ्यूल सोर्स। फैट में भी काफी मात्रा में एनर्जी होती है, अभी आने वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो फैट को भी आप एनर्जी सोर्स के रूप में यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन ये क्या होता है कि जब ये फैट ब्रेक डाउन होता है तो इट प्रोड्यूस कीटोन्स। ठीक है, एक कीटोन बाई प्रोडक्ट जो है उसके रूप में ये निकलता है जब भी ये फैट ब्रेक डाउन होगा, and body can use these ketones as an alternative fuel source, and this process is called ketosis. When your body getting fuel from ketones, this is the state of ketosis, but it's not very good because ketone bodies are very acidic and they increase the our pH, elevation in the blood pH, and that becomes too acidic.
और जब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं वो सही से नहीं हो पाएंगी। तो अब मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नीडेड डेली अराउंड 50 ग्राम्स पर डे। किसी भी हेल्दी अडल्ट्स को जो है 50 ग्राम्स पर डे अगर मिलती रहेगी कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा, कीटोन फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ये बॉडी जो है डेवलपमेंट ऑफ कीटोसिस जो है बॉडी रोकेगी with the help of carbohydrate. So carbohydrate also helps to prevent the ketosis, and this condition is very rare in the healthy adults, but it occurs in the alcoholics क्योंकि वहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, वो ग्लूकोज, people who are malnourished and individuals who have type 1 diabetes. These are the some of the condition where this kind of ketosis process occurs. Now let's move on to the next slide. So अब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस देख लिए। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लाइकोजन, एंड दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स, ग्लूकोज, इंसुलिन हमारा फ्रक्टोज मोनोमर से मिलकर बना होता है, हेमीसेलुलोज, देयर आर पॉलीमर ऑफ पेंटोजेज एंड शुगर एसिड्स, एंड दिस इज द वेयर दे फाउंड अकरेंस। तो स्टार्च को हम लोग प्लांट में पाएंगे ज़्यादातर, मेन स्टोर कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, और ग्लाइकोजन इज द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनिमल। एनिमल में स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और प्लांट्स में स्टार्च के रूप में होता है। इसके अलावा कैलोस, इंसुलिन इन रूट्स एंड ट्यूबर्स, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल, हेमीसेलुलोज प्लांट सेल वॉल, these are the various function also. In this slide we have summarized all of the things. You can go through this and please note down your copies. So we have discussed molecule carbohydrates in the previous slide, और उसके functions के बारे में देखा। Basically they are energy producing compounds. Now we will discuss about another biomacromolecule, protein. Protein are large, complex, and they play very critical role, many critical role in our body. So they do most of the works in the cells and required for the not only the for the structure, function and regulation of the body tissue and organs. तो जो भी आपका बायोकेमिकल रिएक्शंस में रोल है प्रोटीन का, वो हम लोग इस वाली स्लाइड्स में देखेंगे। प्रोटीन एक्चुअली बना कैसे होता है, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है दैट कैन कंबाइन टू मेक अ प्रोटीन, और ये कंबाइन होके ये प्रोटीन बना लेता है, लेकिन इसके बाद इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जुड़ना होता है, तभी ये वर्क कर पाएगा। ओके, सो to perform their function it need to be converted to a 3 dimensional form. Now let's move on to the next slide and see different role of protein. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना ब्रॉड डिफरेंट रोल है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मेजरली एनर्जी रिच कंपाउंड है, लेकिन प्रोटीन जो है काफ़ी वर्सेटाइल है, और इसी वजह से इसकी जो है फंक्शंस भी काफ़ी वर्सेटाइल है। तो दे वर्क इन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स, दे प्रोड्यूस एंजाइम्स which act as a catalyst, they produce hormones, signaling molecules, antibodies, and they make buffer. बफर जो है वो फ्लूइड बैलेंस बनाता है बॉडी में, रिएक्शंस एल्ब्यूमिन एंड वेसोप्रोसिन प्रोटीन की वजह से एसिड बेस बैलेंस बनाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल और पंप्स जो आप देखेंगे जो सेल के अंदर आ रहा है, वो भी उसमें भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दे आल्सो परफॉर्म ट्रांसपोर्ट फंक्शन। तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो वन बाय वन हम लोग थोड़ा सा इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज। बॉडीज प्रोटीन आर इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ टर्नओवर। बॉडीज प्रोटीन नीड्स आर डिपेंडेंट अपॉन आवर हेल्दी एंड एक्टिविटी लेवल। तो जो बॉडी का प्रोटीन है वो एक कॉन्स्टेंटली जो है कांस्टेंट स्टेट में होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट इट यूजेस एंड बिल्ड एंड रिपेयर द टिश्यूज। ठीक है, at other time it's break down more protein than it can create, thus increase our body's need। जब भी बॉडी की ग्रोथ होती है उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चों को ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट दिया जाता है। ठीक है,
और टिपिकली हैपेंस इन द पीरियड ऑफ इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और पीपल रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी एंड सर्जरी एंड ओल्डर एडल्ट्स एथलीट्स रिक्वायर मोर प्रोटीन, उनको मसल्स बनाने में मोर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मसल गेन होता है इससे। और ये जो है इस तरह से ग्रोथ और मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रोटीन इज द बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। कई मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कई मॉलिक्यूल्स बिगड़ते हैं, सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म, इस तरह के प्रोसेसेस चलते रहते हैं। लेकिन ये रिएक्शंस अगर एंजाइम नहीं होगा तो बहुत ही स्लो होंगे। तो एंजाइम क्या करता है, इन सारी रिएक्शंस को तेज कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो प्रोटीन्स, एंजाइम्स क्या है, वो प्रोटीन है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स that aid the thousands of biochemical reaction that take place within and outside our cell। और स्ट्रक्चर जो है ऑफ द एंजाइम्स अलाउ देम टू कंबाइन विद अदर मॉलिक्यूल्स, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो वाली मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कंबाइन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सब एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे एक्टिव साइज है, यहाँ पे आके आपका सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और फिर ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी। सो एंजाइम में आल्सो फंक्शन आउटसाइड द सेल सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सेल के अंदर ही नहीं बाकी सेल के बाहर भी काम कर सकती है, लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम लैक्टेज एंड सुक्रेज व्हिच हेल्प्स टू डाइजेस्ट शुगर। Some enzymes require other molecules such as vitamins and minerals for a reaction to take place। तो बॉडी के जितने भी फंक्शन है दैट इंक्लूड डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जितने फंक्शन है उसको एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और ये एंजाइम कैसे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। तो प्रोटीन आल्सो हेल्प्स इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा प्रोटीन मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट कम्युनिकेट बिटवीन द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो एक कम्युनिकेशन जरूरी है सेल के बीच में, टिश्यू एंड ऑर्गन के बीच में। और ये कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स बने हुए होते हैं किससे, उसके प्रोटीन के। यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख पा रहे हो, ठीक है, इनसाइड द सेल ये रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये रिएक्शंस जो है दे आर मेड ऑफ सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन टिश्यूज। एंडोक्राइन टिश्यूज से ये हार्मोन्स निकलते हैं ग्लैंड से एंड ट्रांसपोर्टेड इन योर ब्लड टू द टारगेट टिश्यू, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हार्मोन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। जो हार्मोन्स है वो तीन मेन कैटेगरी में बांटे गए हैं, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, एमाइंस एंड स्टेरॉइड्स। तो ये मेड अप चेन्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन एमीन्स, दे आर इंडिविजुअल एमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन एमीन्स व्हिच हेल्प टू मेक हार्मोन्स रिलेटेड टू स्लीप एंड मेटाबॉलिज्म। और एक और हार्मोन्स होता है स्टेरॉइड, दे आर मेड फ्रॉम द फैट कोलेस्ट्रॉल, फैट से मिलकर बना होता है। तो फैट के रोल में हम लोग देखेंगे, दे आर आल्सो हेल्प्स इन द एक्ट एज ए मैसेंजर, फैट भी मैसेंजर की तरह काम कर सकता है। प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स मेक अप मोस्ट ऑफ योर बॉडीज हार्मोन। लेकिन ये प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं बॉडी में। और एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में। आप लोग यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो सिग्नल अपटेक ऑफ द ग्लूकोज और शुगर इनटू द सेल। ग्लूकेगॉन इसका रिवर्स है, सिग्नल एंड ब्रेक डाउन स्टोर ग्लूकोज इन द लीवर। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को। तो ये सारे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो है, ये इनका फंक्शन दिया हुआ है। ओके, प्रोटीन स्ट्रक्चर में भी रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सम प्रोटीन्स आर फाइब्रस एंड प्रोवाइड सेल्स एंड टिश्यू विद स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। एंड इन प्रोटीन के एग्जांपल में केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, दे हेल्प टू कनेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी। तो बॉडी के जितने जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, स्किन से लेके बोन्स, ये सारे कुछ हेयर, ये सारे में प्रोटीन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केराटिन हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन, हेयर, नेल्स में पाया जाता है। कोलेजन, they are the most abundant protein in your body। collagen is the most abundant protein and it function क्या है इसका, structural protein है of your bones, tendons, ligament and skins में। elastin, it's several hundred times of flexible than collagen। तो जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है वहां पे इलास्टिन पाया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्किन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये बाल है, हेयर। और यहाँ पे ये
इलास्टिन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बायो बॉडी को स्टिफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में। हमने डिस्कस किया था पहली वाली स्लाइड में कि प्रोटीन जो है बफर बफर मेंटेनेंस में भी काम आते हैं। बॉडी को बायोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए कांस्टेंट पीएच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड इवन स्लाइट चेंज इन द पीएच कैन हार्मफुल एंड पोटेंशियली डेडली। और ये पीएच इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंज होगा तो ये कैन बी हार्मफुल एंड डेडली। तो वैरायटी ऑफ बफरिंग सिस्टम, डिफरेंट बफरिंग सिस्टम है, वो हम अभी क्लासेस में देखेंगे। दैट अलाउज योर बॉडी फ्लूइड्स टू मेंटेन नॉर्मल पीएच। दैट एग्जांपल इज द फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। और ये कैसे करते हैं, ये बफर को कैसे मेंटेन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल regulating the concentration of acid and bases your blood and other fluid। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन a protein that makes a red blood cell। Hemoglobin binds a small amount of acid and helping to maintain the normal pH value of your blood। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी hemoglobin has lower affinity to CO2 in the heavier pH environment and healthy oxygenated alveoli। ठीक है। तो ये भी हीमोग्लोबिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड के पीएच के रेगुलेशन में। अनदर फंक्शन है प्रोटीन का बैलेंस फ्लूइड। हमारे शरीर में ब्लड ब्लड वेसल के जरिए चलता रहता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर प्रोटीन क्या करते हैं, वो हेल्प टू मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस। वो ब्लड को इस बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा ब्लड ब्लड वेसल में रहे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रोटीन प्लाज्मा में। प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एक्चुअली। तो उसमें जो है प्रोटीन का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है, 6 to 9 ग्राम ऑफ पर 100 ml। और इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और इसका हम लोग ब्लड ब्लड प्लाज्मा में इसका टेस्ट किया जाता है कि ये इसका कंसंट्रेशन क्या है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, ब्लड पतला हो जाएगा, और क्या होगा कि वो बैलेंस नहीं हो पाएगा और सेल सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा, स्पेसेस बिटवीन द योर सेल्स। और उसमें क्या होगा, फ्लूइड कंटिन्यूज टू बिल्ड अप इन द स्पेसेस बिटवीन योर सेल्स, और एक स्वेल कर जाएगी बॉडी, इडिमा हो जाएगा। और पर्टिकुलरली स्टमक रीजन में ये ज़्यादा होता है, पेट में पानी भर जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी अगर ब्लड में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो कि प्रोटीन है वो अगर सही से नहीं पाए जाएंगे। सो दिस फॉर्म ऑफ सीवियर प्रोटीन माल्टीन्यूट्रिशन कॉल्ड क्वोशरकोर। इसका एक नाम भी है, क्वोशरकोर एक डिजीज है जिसके कारण ये चीजें जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। अगर आपको प्रोटीन इनफ अमाउंट में नहीं होगी तो दैट विल कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ क्वोशरकोर। तो प्रोटीन आल्सो हेल्प्स टू बैलेंस द फ्लूइड। हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली वायरस, बैक्टीरिया और डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस के रेंज में आती रहती है। तो प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन अवर इम्यून हेल्थ। The protein form immunoglobulins or antibodies which can fight to the infection. So these antibodies are protein in your blood that can protect your body from harmful invaders like bacteria and viruses। तो प्रोटीन का हम लोग यहाँ पे एक अलग रोल देख पा रहे हैं इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में प्रतिरोधक क्षमता में। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी वगैरह बनती हैं जिसके कारण कि ये फॉरेन इन्वेडर्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ पाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये एंटी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे एंड दे आर फ्री टू मल्टीप्लाई और ओवरवेलम योर बॉडी विद द डिजीज दे कॉज। हमारी बॉडी में फैल जाएंगे और डिजीज कॉज करेंगे। एंड वंस योर बॉडी हैज प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज, इट विल किल द बैक्टीरिया। एंड ये नॉट ओनली द किल, ये रिमेंबर भी रखते हैं, ये मेमोराइज भी रखते हैं कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया आया था और हमने इस एंटीबॉडी से इसको मारा था। तो ये सब प्रॉपर्टीज आती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कारण जो है हमारी इम्यून हेल्थ में भी मदद मिलती है। सो एज ए रिजल्ट योर बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज टू विच इट इज एक्सपोज्ड। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें कि प्रोटीन
हमारी जो बॉडी है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है। तो कौन सा और पर्टिकुलर पार्टिकल हमारे बॉडी सेल के अंदर आएगा वो डिसाइड करती है विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स मूव ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के अलावा और किसी को मूव करने नहीं देंगे। While lipoproteins transport cholesterol and other fats in your body, है ना, लाइपोप्रोटीन्स भी हैं, ये लाइपोप्रोटीन्स की मेम्ब्रेन है। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर स्पेसिफिक एंड दे binds to only specific substance. In other words, protein transporter that moves glucose will not move cholesterol. So प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है, सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट जो है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन ही आता है। So protein also have storage roles. Ferritin is the storage protein that stores iron. Another storage protein is the casein. जो casein जो है मिल्क में पाया जाता है, which is also a storage protein, है ना? That protein in milk that helps babies grow. ये storage form है और ये इसीलिए जो है ये बेबी को हेल्प करता है ग्रो करने में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट में नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट बट स्टोर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, प्रोवाइड्स एनर्जी। हम लोगों ने अभी तक देखा कि प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज आल्सो प्रोवाइड 4 कैलोरीज पर ग्राम। तो वैसे भी प्रोटीन भी हमारी जो है 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। फैट सप्लाई द मोस्ट एनर्जी एट 9 कैलोरीज पर ग्राम। फैट जो है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाउ एवर द लास्ट थिंग योर बॉडी वांट्स टू यूज फॉर एनर्जी इज प्रोटीन। प्रोटीन इज द लीस्ट, मतलब हमारी बॉडी जो है लीस्ट प्रेफरेबल सोर्स ऑफ द एनर्जी, उसको प्रोटीन को यूटिलाइज नहीं करना चाहती बिकॉज इट इज ए वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट एंड इट इज वाइडली यूटिलाइज थ्रू आउट योर बॉडी। सो कार्ब्स एंड फैट्स आर मच बेटर suited फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी एज योर बॉडी मेंटेन्स रिजर्व फॉर यूज एज फूल। और इसीलिए हमारी बॉडी इनको रिजर्व के रूप में रखती भी है। मोर ओवर दे आर मेटाबोलाइज एंड मोर इफिशिएंटली कंपेयर टू प्रोटीन। ये आसानी से मेटाबोलाइज हो जाते हैं प्रोटीन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो प्रोटीन प्रोवाइड करती है एनर्जी लेकिन ये लीस्ट प्रेफरेबल सोर्स है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो एक्चुअली in fact protein supplies your body with very little of its energy needs under normal conditions। लेकिन जब फास्टिंग नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, ग्लूकोज वगैरह प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है, तो योर बॉडी विल नॉट यूटिलाइज प्रोटीन। लेकिन स्टेट ऑफ फास्टिंग 18 to 48 आवर्स अगर ज्यादा हो गए, नो फूड इनटेक, सो क्या होगा, योर बॉडी ब्रेक्स डाउन स्केलेटल मसल। सबसे पहले स्केलेटल मसल से शुरू कर देगी। स्केलेटल यानी जब स्केलेटल मसल से शुरू हो गई तो क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका कमजोर हो जाएगा, so that amino acid can supply you with energy and your body also uses amino acid from broken down skeletal muscle if carbohydrate storage is low, and this can occur after exhaustive exercise or if you don't consume enough calories in general। इसीलिए ज्यादा एथलीट्स को ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट दिए जाते हैं, क्योंकि इससे कि उनकी हड्डियां भी मजबूत रहें, स्केलेटल मसल्स भी मजबूत रहे और प्रोटीन जो है उसको प्रोटीन यूज ना हो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। Now we will discuss another important biomicromolecule, lipids. Lipids include a various diverse group of compounds, and basically they are non-polar in nature, and this is because they are hydrocarbons, and that include mostly non-polar carbon-carbon and carbon-hydrogen bonds। तो बेसिकली ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, दैट इज वाई दे आर नॉन पोलर इन नेचर। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर फीरिंग होते हैं, वाटर जो है लविंग नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हम लोगों ने लिपिड जो है जैसे कि ऑयल आपने देखा होगा, दैट इज द फॉर्म ऑफ द लिपिड। अगर हम लोग उसको वाटर में डाल डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो आसानी से डिजोल्व होता है? नहीं, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द देयर नॉन पोलरिटी। उनमें नॉन पोलरिटी कैसे आती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
So, chemically, a lipid is a chemically defined as a substance that is insoluble in water but soluble in alcohol, ether and chloroform. Organic solvents में ये आसानी से dissolve हो जाते हैं. So, major types of lipids include fats and oil, waxes, phospholipids and steroids. हमारी बॉडी में various kinds of lipids पाए जाते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम लोग अभी देखेंगे इस बॉन्ड में और इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में. तो यहाँ पे आप तीन इंपॉर्टेंट लिपिड्स के वो देख पा रहे हो, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स. तो दे आर मेन टाइप्स ऑफ द लिपिड्स जो है बॉडी में, ये तीन कैटेगराइज किए गए हैं और आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे. तो अगर हम फंक्शन देखें लिपिड का क्या है, तो दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन अवर बॉडी. Within the body, lipid function could also function as a energy reserve. Mainly वो है carbohydrate, but it also function as a energy reserve because energy इसमें काफी अमाउंट में पाई जाती है as compared to carbohydrate. 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी पाई जाती है लिपिड्स में as compared to carbohydrate which only have 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. It also regulates the hormones. It transmits nerve impulses. कुशन बॉडी वाइटल ऑर्गन जो है हमारे, जो भी हार्ट है, किडनी है, उनको कुशन का काम करते हैं हम लोग. अगर जितना भी एथलेटिक काम करें, जितना भी उछले कूदें, लेकिन हमारी वाइटल ऑर्गन हार्मफुल नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये इट एक्ट एज ए कुशन फॉर वाइटल ऑर्गन्स एंड ट्रांसपोर्ट फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स. फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? एडेक, ठीक है, ADEK, है ना, वो उनको भी जो फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट उनको भी जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो फैट इन फूड रिजर्व एज एनर्जी सोर्स विद हाई कैलोरी डेंसिटी, मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया. बट इट आल्सो एड्स टेक्सचर एंड टेस्ट. जो बॉडी, जो फूड का टेस्ट आता है, टेक्सचर आता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू द फैट. जो उसका सुगंध है किसी भी खाने की, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लिपिड. तो लिपिड का यहाँ पे वेरियस रोल्स दिया गया है. लिपिड इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि ब्लड में आता है एंड एक्ट एज ए लाइपोप्रोटीन, और या तो एनर्जी में यूज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज फॉर एनर्जी, या फिर सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मैच करके लाइपोप्रोटीन और इस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे. एंड इट कुड आल्सो कन्वर्टेड इनटू द ब्रेन एंड नर्व टिश्यू. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो पहला फंक्शन हम लोग उसका डिस्कस करेंगे, एनर्जी स्टोरेज. हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है कि एनर्जी के इसमें काफी अमाउंट में एनर्जी पाई जाती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. So the excess energy from the food we eat is digested and incorporated into adipose tissues और fat tissues in the form of triglyceride. जब भी हमारी बॉडी में एक्सेस खाना आता है, एक्सेस हमारी एनर्जी आती है, तो वो कन्वर्टेड होता है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में. एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड. ठीक है, तो बेसिकली दे आर एनर्जी रिजर्व. और जब भी इसकी और यहाँ पे आप देखिए, वाइल ग्लाइकोजन एज डिस्कस प्रीवियसली, ग्लूकोज स्टोर्स द बॉडी एज ए ग्लाइकोजन. ग्लूकोज कैसे स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के रूप में. लेकिन ग्लाइकोजन प्रोवाइड्स ए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, जब तुरंत इसको जरूरत पड़ती है. लेकिन लिपिड क्या है? प्राइमरली फंक्शन एज ए एनर्जी रिजर्व. लिपिड जो है बहुत, बिकॉज ग्लाइकोजन इज क्वाइट बल्की विद हैवी वाटर कंटेंट, दस बॉडी कैन नॉट स्टोर टू मच फॉर लॉन्ग. ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा बल्कि है. हम लोगों ने अभी पिछले उसमें देखा था, वन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल कुड कंटेन 50,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो बॉडी बहुत ज़्यादा उसको स्टोर नहीं कर पाती है, तो मोस्ट ऑफ द स्टोरेज क्या है? लिपिड के फॉर्म में हो जाता है. तो इससे क्या है, ग्लाइकोजन नहीं बनता है और बॉडी हमारी सही से काम कर सकती है. तो ट्राइग्लिसराइड स्टोर अनयूज्ड कैलोरीज एंड प्रोवाइड योर बॉडी विद एनर्जी. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिपिड ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया है. सो इन बायोलॉजी these आर द एडिपोज टिश्यूज. यहाँ पे आप देख पा रहे हो एडिपोज टिश्यूज दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट उसमें, और इन्हीं जगहों पे ये जाके हमारी जो है एक्सेस एनर्जी, एक्सेस एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है. और अल्टरनेटिवली फैट्स आर पैक्ड टुगेदर टाइटली विदाउट वाटर. इसमें वाटर नहीं होता. एंड स्टोर फार ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इन रिड्यूस स्टेज. कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं.
So a fat gram is densely concentrated with energy, and it contains more double the amount of energy than a gram of carbohydrates. Unlike other body cells that can store fat in limited supply, fat cells are specialized for fat storage and able to expand almost indefinitely in size. तो जो ये एडिपोज टिश्यूज हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं फैट स्टोरेज के लिए, एंड दे कैन एबल टू एक्सपेंड, ठीक है, वो एक्सपेंड भी कर सकती हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज फॉर्म। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एनर्जी किससे कितना मिल रही है। हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज पर ग्राम मिलती है, प्रोटीन से भी 4 कैलोरीज है, और फैट से कितनी मिल रही है, 9 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, तो कम स्पेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ सकती है। तो इसीलिए फैट्स आर सुटेबल फॉर एनर्जी रिजर्व। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। रेगुलेटिंग एंड सिग्नलिंग। फैट का इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन में और सिग्नलिंग में। तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल एक है हमारे जो ये फैट से बनता है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल क्या करता है, कंट्रोल द बॉडीज इंटरनल क्लाइमेट। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दोज हु डोंट हैव इनफ फैट इन देयर बॉडीज टेंड्स टू फील कूल कोल्ड सूनर। उनको जल्दी ठंड लगेगी, जो पतले लोग हैं उनको जल्दी ठंड लगेगी, बिकॉज ट्राई एसिल ग्लिसरॉल उसमें कम अमाउंट में पाया जाता है। सो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल आल्सो हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस एंड रेगुलेट द हार्मोन्स। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल जो है हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। एडिपोज टिश्यूज जैसे हैं वो सीक्रेट द हार्मोन लेप्टिन विच रेगुलेट्स एपिटाइट। ये लेप्टिन हार्मोन क्या करता है कि ये एपेटाइट्स भूख को नियंत्रित करता है। तो ये हार्मोन्स भी प्रोडक्शन में काम आते हैं। ओमेगा 3 and omega 3 omega 6 essential fatty acids help to regulate cholesterol, blood clotting, and control inflammation in the joint tissue and blood stream। ये सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो डिफरेंट नट्स में और डिफरेंट हाई रिच एनर्जी कम उसमें जो है पाए जाते हैं। तो दे आल्सो रेगुलेट्स द कोलेस्ट्रॉल एंड blood clotting and control the inflammation in the joint tissue and bloodstream. Fat also play a very important functional role in sustaining nerve impulse transmission, memory storage, and tissue structure. More specifically in the brain, lipids are focal to the brain activity in structure and function. तो नर्व नर्व सिस्टम में आप देखते हो कि नर्व जो सिस्टम फास्ट ट्रेवल करती है, तो ये नर्व को इंसुलेट करने का भी काम करते हैं, इंसुलेशन का भी काम करते हैं, जिससे कि वो उसकी नर्व सिग्नल डिस्टर्ब ना हो। तो ज़्यादातर जो नर्व सेल्स है उनमें ये फैट लिपिड जो है ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। लिपिड ये इंसुलेट न्यूरॉन्स एंड फैसिलिटेट द सिग्नलिंग एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू आउट द ब्रेन। लिपिड का एक और काम है इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग का। ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करती है, जिससे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रह सके, इंटरनल टेम्परेचर। और और हमारे विसरल फैट जो है ऑर्गन्स हैं, विसरल वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट, किडनीज, लीवर, तो इनको भी प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है। तो बॉडी में ये टू टाइप्स के फैट होते हैं, विसरल एंड सबक्यूटेनियस। तो विसरल फैट्स कहाँ पाई जाती है? दे आर फाउंड एट द नियर हार्ट एंड किडनीज, लीवर। ठीक है, तो इस फैट को हम लोग बोलते हैं विसरल फैट्स। और ये जो है हमारे डाइट और एक्सरसाइज से इफेक्ट हो सकती है। दूसरा एक फैट होती है सबक्यूटेनियस फैट्स। ये जस्ट हमारे स्किन के नीचे पाई जाती है, एंड इट हेल्प्स टू इंसुलेट्स द बॉडी द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड इंटरनल क्लाइमेट को कंट्रोल में रखने में ये हेल्प करती है। और इसके अलावा जो है हमारे पैड्स में, बटक्स में, एंड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिकॉज दीज एरिया फ्रिक्वेंटली कम इन कॉन्टेक्ट विद हार्ड सरफेस। सो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा पैडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। तो फिजिकल डिमांडिंग एक्टिविटीज लाइक आइस, रोलर स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग, इसमें जो है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, विसरल एंड सबक्यूटेनियस फैट। Okay, now let's move on to this slide, and we can see that
Lipid can also provide aiding in digestion and increasing bioavailability. हम लोग सलाद खाते हैं, सलाद में हम लोग तब ऑयल वगैरह भी डालते हैं, तो वो डालने से क्या होता है, डाइजेशन और बायो अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसमें जो विटामिन हैं ए डी ई के, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि फैट में ही सॉल्युबल है, तो वो आसानी से सॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं और हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो these vitamins are best absorbed when combined with the foods containing fat. Okay? So they also helps in the aiding digestion and increasing the bioavailability of the nutrients. यहाँ पे आप ये चीजें देख पा रहे हो, विटामिन ए का क्या काम है और हाउ मच वी नीड। और ये सारे विटामिन हमें को तभी मिलेंगे जब हमें फैट, फूड में फैट होगा और वो कंबाइन करेंगे इन विटामिन से। So fat could also increase the bioavailability of the compounds like phytochemicals, which are plant constituents like lycopene. टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में बीटा कैरोटीन कैरेट्स में पाया जाता है। तो ये कंपाउंड जो हैं आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं अगर ये लोग फैट में मिल जाए। So phytochemicals are believed to promote health and well-being, and as a result, eating tomatoes with olive oil, salad, dressing with facilitate lycopene absorption. Other essential nutrients like essential fatties are constituted of the fats and also act as a building blocks of the cell. तो ये डाइजेशन और बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द लिपिड, और अभी तक हम लोगों ने लिपिड का फंक्शन देखा बॉडी में, लेकिन लिपिड का कुछ फंक्शन है फूड में भी। तो जो फूड लिपिड रिच होते हैं, दे आर ऑब्वियसली दे आर एनर्जी रिच आल्सो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1 ग्राम ऑफ फैट ऑफ ऑयल provides 9 calories compared with 4 calories found in 1 gram of carbohydrate और प्रोटीन। तो जो भी फूड है, जो लिपिड रिच फूड है, दे आर ऑब्वियसली दे आर एनर्जी रिच फूड्स। फैट जो है फूड को एनर्जी रिच बनाता है। यहाँ पे आप कुछ फूड्स देख पा रहे हो दैट दैट इज ऑब्वियसली दे आर फैट रिच फूड्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर एनर्जी रिच आल्सो। और डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल नीड्स, फैट्स रिक्वायरमेंट्स वेरी ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जैसी फिजिकल एक्टिविटी होगी वैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जब उसकी एक्टिविटी हाई है तो एनर्जी उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो बॉडी वेलकम्स हाई कैलोरिक डाइजेस्टिव फैट। इसीलिए जो है इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर हायर अमाउंट्स ऑफ फैट टू सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यदि बच्चों को कम फैट वाले डाइट दिए जाए फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल नॉट प्रोग्रेस नॉर्मली। सो अदर इंडिविजुअल्स लाइक हाई एनर्जी नीड्स आर एथलीट्स। एथलीट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट की ज़रूरत पड़ती है। पीपल हु हैव फिजिकल डिमांडिंग जॉब्स, लेबर्स, so they need high amount of fats. And when the body has used all of its calories from the carbohydrate, which can occur just 20 minutes of the exercise, it initiates fat uses. जब बॉडी हमारा सारी फैट जो कैलोरीज ऑफ द फैट कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर लेती है, तो वो फैट को यूज करना शुरू करती है। और ये कब होगा? जब तुरंत ही 10-20 मिनट के एक्सरसाइज के बाद ये चीज शिफ्ट कर जाती है। इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम फैट कार्बोहाइड्रेट टू फैट्स। सो अ प्रोफेशनल स्विमर मस्ट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एनर्जी, है ना, बिकॉज स्विमिंग में काफी अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक पर्सन हु लीड्स अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ईट्स द सेम अमाउंट ऑफ द फैट, दे विल लाइकली टू गेट मोर फैट कैलोरीज देन देयर बॉडी रिक्वायर्स। तो वो फैट रिच फूड अगर कन्वर्ट कर यूज करेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओबेसिटी। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक देखा कि लिपिड जो है, लिपिड या फैट, उसका रोल एनर्जी में भी है। लेकिन फैट लिपिड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड के केस में भी। तो जो फैट कंटेन्स डिजॉल्व कंपाउंड्स दैट कैन कंट्रीब्यूट माउथ वाटरिंग एरोमास एंड फ्लेवर्स। तो फूड का जो फ्लेवर्स है एंड जो टेक्सचर है दैट अराइजेस फ्रॉम टू द हेल्प ऑफ ऑयल। आप जब भी कोई फूड को फ्राई करते हो, इट लॉक्स इन फ्लेवर।
एंड इट ऑल्सो टेक्स लेस एंड कुकिंग टाइम। एंड इसके अलावा जो है, जब फैट रिच फूड आप खाएंगे, तो इट मूव स्लोअर थ्रू अवर डाइजेस्टिव ट्रैक, और मूव स्लो करता है, दैट इज वाई दे प्रमोटिंग एन ओवरऑल सेंस ऑफ फुलनेस। सो fat is not also helpful for the energy providing substance, but also provide taste and texture and smell for the food. So हम लोगों ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बारे में बहुत कुछ, उसके फंक्शन के बारे में देखा, समझा। लेकिन अंदर एक और बायोमॉलिक्यूल्स है दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली स्पीकिंग दैट डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन वाइल आरएनए ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो डीएनए का काम क्या है? दे स्टोर्स द इंफॉर्मेशन। जबकि इस इंफॉर्मेशन को अगर वर्किंग में करना है तो वी नीड टू ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन। सो आरएनए जो है वो ट्रांसफर का काम करते हैं। वी कैन थिंक, अगर कंप्यूटर की एनालॉगी हम लोग देखें, तो डीएनए एज ए कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है उसमें सारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन सेव होती है, अ सेट ऑफ फाइल्स, कि उसमें कौन से डेटा है। तो डीएनए जो है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है। लेकिन अगर इसी इंफॉर्मेशन को हम ले जाते हैं दूसरे कंप्यूटर में, तो वी नीड अ फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव। ओके। तो आरएनए एक्ट लाइक अ पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। ठीक है। और अगर और आगे चले, तो इसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर मशीन, है ना। तो अगर आप इंफॉर्मेशन से आप प्रिंट प्रिंट करते हो, तो आपको क्या चाहिए? एक प्रिंटर मशीन चाहिए, और यही प्रिंटर मशीन है राइबोसोम्स। और ये इंफॉर्मेशन आती है विद द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो वी कैन सी दैट just like a computer, DNA can also store information which can transfer through the RNA and give provide in the functional form in the form of protein. यहाँ पे आप ये एनालॉगी समझ पाए होंगे। तो अगर हम फंक्शन की बात करें न्यूक्लिक एसिड के, आरएनए कैन सर्व एज ए मैसेंजर टू बिल्ड प्रोटीन्स। इस इंफॉर्मेशन को डीएनए से निकाला जाता है, और ये माइग्रेट करती है न्यूक्लियस से, जहाँ की इसको काम करना है राइबोसोम्स में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये असेंबली है राइबोसोम्स की, दिस इज द मैसेंजर आरएनए। और इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिकोड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए पाए जाते हैं। आर ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। दे हैव डिफरेंट रोल्स इन अवर बॉडी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि आरएनए का रोल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में है, लेकिन आरएनए कभी कभी थ्री डायमेंशनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड दे विद द हेल्प ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे कैन मेक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड दे कैन एक्ट लाइक अ एंजाइम प्रोटीन। तो प्रोटीन जैसे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में काम करता है, वैसे आरएनए भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में काम कर सकता है। यहाँ पे आप एक आरएनए स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द थ्री डायमेंशनल फॉर्म, राइबोजाइम, एंड दे कैन आल्सो डिग्रेड द एंजाइम। सो आरएनए यहाँ पे act like a enzyme. So this is another function of the nucleic acid, RNA particularly. और यही इस लास्ट स्लाइड है। तो अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इनके डिटेल स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रक्चर, इसके एप्लीकेशंस और इसके सोर्सेज के बारे में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।